यस, देखो निखिल इज ऑलवेज रेडी। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। वंदना, वंदना अभी आए हो क्या आप क्लास में? yes, आए आए, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो आज के लेक्चर का नाम है या चैप्टर का नाम क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ पार्ट दोनों का यूज होता है, काइनेटिक का कुछ पार्ट वहां भी यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानना है कि चैप्टर क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गैस लॉज। गैस लॉज आप लोगों ने कहाँ पढ़े हैं? लकी आ गई है क्लास स्टेट्स में। ऑफ मैटर में। मैम स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़े केमिस्ट्री में, जैसे आपके पास कौन कौन से हैं? बॉयल्स हो गया, चार्ल्स हो गया, ये सब पढ़े हैं ना? रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आइडियल गैस क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है, ये पढ़ेंगे। रियल गैस क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है। फिर कुछ पोस्टुलेट्स हैं ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये समझने वाला पार्ट है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। उसके बाद प्रेशर ऑफ अ गैस, इसमें जितने भी एक्सप्रेशंस रहेंगे वो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो लॉज और इक्वेशन है इसमें भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आज हमको क्या क्या कंप्लीट करना है? चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एटम की डिस्कवरी हुई अराउंड 1800, 1800 के आसपास, आई थिंक 1803। तो एटम की डिस्कवरी हुई, किसने की पता है किसी को? जॉन डाल्टन। ठीक है, 1808 में हुआ था। हाँ जी बेटा, 1808, 1808 में हुआ था मैम। 03, 03 के आसपास हुआ होगा। चलो अराउंड 1800 समझ लो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड एटम। ठीक है, क्लियर है? वहां तक ये समझ में आता है कि ठीक है, अब हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन ये जो एटम्स हैं या एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बस मैटर में रखे नहीं हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये मोशन में है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन। समझ में आया? जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीन स्टेट्स है ना आपकी। तीनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे कम किस में है? गैस। गैसेस में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स किस में ज्यादा होगा? गैस। गैसेस के केस में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं से निकल के आता है। मोशन की वजह से क्या पढ़ रहे हैं हम? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस में आपके पास सबसे ज्यादा है, गैसेस बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, फ्री है उसके एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये टोटली अजम्पशन पे है आपके पास। आपसे कोई पूछे कि किस गैस के ऊपर एप्लीकेबल है, ये 100% किस गैस पे एप्लीकेबल है, क्या आइडियल गैस पे है या रियल गैस पे है? तो ये 100% एप्लीकेबल है बेटा, एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैस। यस, एंड पार्शली कुछ कंडीशंस में ये रियल गैस पे भी एप्लीकेबल है, पार्शली एप्लीकेबल ऑन रियल गैस। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां आइडियल गैस के लिए एक सबसे बड़ी अजम्पशन क्या मानते हैं ये लोग कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, वो जीरो है। रियल गैसेस में वो हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, बहुत कम है। जीरो तो नहीं कहा हमने, ठीक है, नेग्लेक्ट भी नहीं करा। तो यहाँ पर एक बहुत मेजर अजम्पशन क्या है कि ये मानते हैं कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, नेग्लेजिबल। ठीक है, और जो इसकी मेजर अजम्पशंस है वो हम अब चैप्टर में धीरे धीरे आगे करेंगे। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉपर्टीज। एवरेज क्यों पढ़ रहे हैं बेटा?
क्या आप लोग गैस का एक मॉलिक्यूल का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेक करते हैं या बल्क का चेक करते हैं? बताओ। मैम बल्क। बल्क। Bulk. क्योंकि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी कोलाइड करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज बदलती रहती है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। अगर सीधी भाषा में आपको बताऊं मैं, जैसे कि कुछ मेजर टर्म्स हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उन चीजों को हम समझ रहे हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो मॉलिक्यूल्स कहाँ है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। समझ में आया? हम मोशन ऑफ गैसेस, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टडी करें। गैस इज फुल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, उनके मोशंस को स्टडी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उनकी मदद से हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को समझते हैं। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो जो मेजर दो टर्म्स रहती है, जैसे आपने सुना भी होगा, मीन फ्री पाथ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये क्या है? ये मैंने आपको, देखो कुछ मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं समझने के लिए। कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये आके इसको टकराया, फिर ये इधर मूव किया, इसको टकराया, फिर ये इधर गया, इसको टकराया, फिर इसको, फिर इसको। मान लो यहाँ पे λ1 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ λ2 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ λ3, यहाँ λ4 और यहाँ λ5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स निकालते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन मतलब क्या समझ में आता है इससे आपको? मान लो ये यहां पर आके इसको कोलाइड किया, फर्स्ट कोलिजन, ये यहां आके इसको कोलाइड किया, सेकंड कोलिजन, तो सक्सेसिव कौन से हुए? फर्स्ट और सेकंड के बीच में, या सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड या फोर्थ के बीच में। तो यहाँ हम एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, क्योंकि λ1, λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन, ये सेम नहीं है, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, कभी छोटा है कभी बड़ा है। तो यहाँ पे λm क्या हो जाएगा? ये है मीन फ्री पाथ, दिस इज λ1 प्लस λ2 अप टू सो ऑन अप टू λn डिवाइडेड बाय में n। क्लियर हो गया सबको? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी सिमिलर है। मान लीजिए λ1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा वो τ1 है, λ2 के लिए τ2 लग रहा है, λ3 के τ3 लग रहा है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? ये एवरेज टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। एक कभी टाइम कम है, कभी टाइम ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं, हम लोग एवरेज प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे τm क्या हो जाएगा? τ1 प्लस τ2 अप टू सो ऑन अप टू τn डिवाइडेड बाय में n। समझ में आया? मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सारे डिस्टेंसेस का सम कीजिए डिवाइड बाय में n, जितने भी आपके पास कोलिजन हो रहे हैं। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय में n। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये था आपका चैप्टर से एक इंट्रोडक्शन। तो मेन अभी लॉज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है कि कोई भी आइडियल गैस ले लो, गिवन मास ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा, कौन से प्रोसेसेस होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो गिवन मास ऑफ आइडियल गैस जब आपने लिया, प्रेशर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आया। आइडियल गैस है ये, आइडियल गैस की कंडीशन बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप कर्व में देख सकते हो कि P और V में आपके पास किस तरीके का कर्व बन रहा है। P जब ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो मान लीजिए ऐसे आ गया, PV इज सम कांस्टेंट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल्स टू
P2 V2। ये तो थी कहानी आइडियल गैस की। क्या रियल गैस भी कुछ ऐसा शो कर रही है? तो हम चेक करते हैं, एक कर्व प्लॉट करते हैं आइडियल गैस के लिए और एक रियल गैस के लिए, दो टेम्परेचर्स पे। एक बार T1 टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, एक बार T2 कर लो, T1 ग्रेटर देन T2 है, तो कुछ ऐसा कर्व आएगा, कुछ इस तरीके से। T1 पे आया मान लो ये, और T2 पे आइडियल गैस का कुछ ऐसा आया। और फिर हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटल गैस या रियल गैस के ऊपर, तो वो कैसा आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी बताओ कौन से टेम्परेचर पे एक रियल गैस का कर्व आइडियल गैस के कर्व की तरह जो है बिहेव कर रहा है? बताओ कौन सा कर्व, कौन से टेम्परेचर पे एक रियल गैस एक आइडियल गैस के साथ अच्छा एग्रीमेंट शो कर रही है? T1 पे या T2 पे? मैम T1 पे। T1 पे। यानी कि जो पहली कंडीशन निकल के आती है, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एक रियल गैस अच्छा एग्रीमेंट शो कर रही है आइडियल गैस के साथ। दूसरा, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, देखो जैसे जैसे आपने प्रेशर कम किया, तो देखो ये जो कर्व है रियल गैस का, ये आइडियल कर्व की तरफ हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा दूर है, यहाँ पास है। तो एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर एक रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है? आइडियल गैस। तो ये चीज दिमाग में रखोगे, कौन सी दो कंडीशन है जिनके ऊपर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। चलिए सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर कांस्टेंट होता है जिन प्रोसेसेस में, उनको क्या बोलते हैं? आइसो बारिक। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, V बाई T इज सम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना भाई? Yes, ma'am. यस मैम। इसको लिख सकते हो आप V1 बाय में T1, दिस इज इक्वल टू V2 बाय में T2। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, ये होता है चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आया। तो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये एक आइडियल गैस के लिए कर्व आ रहा है, ऐसे लीनियर है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इस तरीके का कर्व आया। अगर मैं रियल गैस के लिए चेक करती हूँ, कोई भी लेट्स से एट प्रेशर P1 एक रियल गैस का कर्व कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ भी सेम कहानी है, जैसे हायर टेम्परेचर की तरफ आप जा रहे हो, रियल गैस बिहेव कर रही है एक आइडियल गैस की तरह। समझ में आ रहा है कर्व से ये चीज? डॉटेड जो दिखाया मैंने वो रियल गैस का कर्व है। तीन आप प्रेशर ले लो, P1 P2 P3। मान लीजिए ये आपके पास सबसे छोटा है, ये से छोटा है, ये से छोटा, तो कौन से प्रेशर पे एक रियल गैस अच्छा एग्रीमेंट शो करेगी आइडियल गैस के साथ? अभी मैंने आपको एक बताई है पीछे वाले लॉ में, बताओ कौन से प्रेशर पे? मैम एट लो प्रेशर P3। P1. P1 इज लो हेयर। P1। ठीक है, तो आप अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर लोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि आपके पास जो लोअर प्रेशर है उसकी तरफ एक रियल गैस आइडियल गैस के साथ गुड एग्रीमेंट शो कर रही है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन कौन सी? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। क्लियर हो गया सबको? इस पे क्या है, एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। सबको समझ में आ गई ये बात? यस सुन लो तो बोलो भाई, नींद आ रही है क्या? No मैम। तो मुझे थोड़ा मोटिवेट करो पढ़ाने के लिए, मुझे जोर जोर से बोलना। क्रिस्टल क्लियर मैम। यस ठीक। मैम। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। बताओ पहला क्या था? वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर। दूसरा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर
इसको आप कंबाइन करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, PV बाई T इज सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के। और आपने ऐसा कुछ फॉर्म केमिस्ट्री में देखा ही होगा, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय में T2। P2। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी हमने दो चीज तो कांस्टेंट कर ली, प्रेशर कर लिया, टेम्परेचर कर लिया, क्या बच गया? Volume। वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा लॉ? प्रेशर लॉ या गे-लुसाक लॉ, फॉर ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जिन प्रोसेसेस में एक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो किस तरीके का कर्व आता है? ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, जितना P बढ़ाओगे उतना V बढ़ रहा है, सॉरी T बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. चैट बॉक्स ज्यादा सुटेबल है, नो प्रॉब्लम। कई बार मुझे याद नहीं रहता इसमें देखना ना, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे बोल के बताओ। अच्छा, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है सबने? Yes, ma'am। Yes, ma'am. तो याद दिला देती हूँ आपको, पढ़ रखा है आप सबने। तीन गैसेस ले लो, एक में H2 ले लो, एक में N2 ले लो, एक में O2 ले लो। ठीक है, इसमें मान लो N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसमें N2 है, इसमें N3 है। तो तीनों मैम दिख नहीं गैसेस। रहा, हाँ जी बेटा, दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा? स्क्रीन। यस किसी मैम। को नहीं दिख रहा बेटा? दिख रही है मैम। No, ma'am. It's visible. आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है बेटा, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो क्लास को। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर ज्वाइन करके आओ जरा फटाफट। यहाँ पर क्या किया हमने? तीन गैसेस ली, तीनों में तीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने दिखा दिए। अगर मैं तीनों में प्रेशर सेम कर दूं या टेम्परेचर सेम कर दूं, दोनों मतलब दोनों सेम करना है या नहीं, और प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दूं और तीनों का वॉल्यूम अगर मैं सेम कर दूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? सेम। वॉल्यूम अगर मैं चेंज कर दूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, जब आप पीटी सब में सेम रख रहे हैं। आगे क्या मनीष? हाँ जी बेटा, देखो पीटी हम लोगों ने क्या करा है? सेम कर दिया। तो और फिर मैं अगर वॉल्यूम सेम कर देती हूँ तो मेरे पास तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ तो उसी हिसाब से जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह आप नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है, या फिर गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां अगर n की प्रोपोर्शनल है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू में Na। तो स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अनुष्का, आपके नेट में प्रॉब्लम आ रहा है? Yes, ma'am. अभी दिख रहा है आपको क्लियर? Yes, ma'am. अब दिख रहा है. चलिए, तो अभी तीन चीजें आप दिमाग में रखेंगे। पहला, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो आया आपके पास कौन से लॉ में? बॉयल्स में। फिर वॉल्यूम आया प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स में। फिर यहाँ आपके पास एवोगैड्रो में आ रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन में। जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन भी निकालेंगे। सबसे पहले ये बताओ, आपको क्या पता है आइडियल गैस के बारे में? क्या है आइडियल गैस? तीनों से मिलकर बनता है। हाँ जी, मैम जो सारे तीनों लॉस फॉलो करते हैं। वॉल्यूम का चार्ज और एवोगैड्रो से मिलकर बनता हाँ जी, पहला विच स्ट्रिक्टली फॉलोज ऑल गैस लॉज, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया ना, इन सबको फॉलो करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानते हैं? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक मेजर जो अजम्पशन रहता है वो क्या है? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स
ऑफ आइडियल गैस, पार्टिकल्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो। यस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकेंड, कि जो आपके पास ये पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास क्या है, पॉइंट मास पार्टिकल्स, पॉइंट मास पार्टिकल्स। अच्छा, पॉइंट का क्या डायमेंशन होता है बच्चों? पॉइंट का क्या डायमेंशन समझते हो आप? मैम नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, जीरो। यानी कि जो वॉल्यूम है इन पार्टिकल्स का, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल्स, आइडियल गैस पार्टिकल्स क्या है? इक्वलेंट टू जीरो, नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे आप? ये मान लो एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स, कुछ भी कह लो, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनको अगर मैं एक तरफ इकट्ठा कर दूं ऐसे, तो इतनी से एरिया में आ गए, इतनी सी जगह में आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, ये इतने छोटे हैं कि इनका वॉल्यूम, ये पॉइंट मास है, पॉइंट की तरह है, इतने छोटे हैं कि इनका वॉल्यूम पूरे गैस के कंपैरिजन में जीरो है, नेग्लिजिबल है। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया है नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ये दो मेजर असम्पशन है जो आइडियल गैस और रियल गैस को अलग करती है। रियल गैस में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्टेड नहीं होता। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में देखना, हम करेक्शन करेंगे। दूसरा, जो इनका वॉल्यूम है, जो हमने यहाँ क्या किया कि इनको पॉइंट मास बोला और हमने बोला कि इसका कुछ वॉल्यूम नहीं है, इन मॉलिक्यूल्स का कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ये पॉइंट की तरह है, लेकिन एक्चुअली में इनका वॉल्यूम है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ये वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं रियल गैस इक्वेशन में। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है आइडियल गैस और रियल गैस में। सबको समझ में आ गई ये बात? मैम आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। नहीं होता बेटा। जो काइनेटिक थ्योरी है, जो आइडियल गैस पे ही है, सारी जितनी भी अजम्पशन है सभी वैलिड है आइडियल गैस पे। इनका ये मेजर अजम्पशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन पार्टिकल्स। एक हाइपोथेटिकल मैम गैस। आइडियल गैस भी ही वो सब बनते हैं ना, क्या? आइडियल गैस से बनते हैं ना वो जो लाज है। हाँ, सारे लॉज जो हमने पढ़े ये सारे आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है, लेकिन रियल गैस पे कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल है। वो हमने अभी डिस्कस करी, कौन सी? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। समझ में आया? क्लियर है सबको? जो यस मैम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेटा, ये सारी 100% आइडियल गैस के लिए ही बनी है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। और जो पीछे वाले लॉज पढ़े, ये भी आपके पास कुछ कंडीशंस में, जब ये एक्सपेरिमेंटल कर्व कर रहे हैं, आइडियल कर्व कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस में बिहेव कर रही है ना वो आइडियल गैस की तरह। तो वो कंडीशंस क्या है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ तो बोलो। यस मैम। चलिए, यस तो मैम। अभी आगे चलते हैं। आइडियल गैस तो हमने पढ़ लिया क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। पहला आया था आपके पास लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और थर्ड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाय में P, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, कौन सा? गैस कांस्टेंट R। आर। इसको आप सुंदर सी फॉर्म में लिख लो, PV इक्वल्स टू NRT। ये तो आपको सबको क्लियर है, लेकिन जो आप गलतियां करते हो आर की वैल्यूज लेने में करते हो। देखो, आर के आपके पास पीवी बाय में NT, तो N तो होता है मोल्स में, टेम्परेचर, क्योंकि गैस को हम मोल्स में मेजर करते हैं जनरली, तो N हो गया मोल्स में, और T आपके पास क्या हो गया? केल्विन में। प्रेशर और वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट्स की वजह से आर की अलग अलग वैल्यूज है। जैसे सबसे पहले जो आपको सबसे कॉमन जो आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है बेटा? बताओ जरा, कौन सी पता आप लोगों को? 0.0। यस, 8.31 जूल 25 पर मोल केल्विन। ये कब लेनी है आपको? जब प्रेशर आपको दे रखा हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर पास्कल में। ठीक है, और वॉल्यूम आपको दे रखा हो मीटर क्यूब में। ये होगी फर्स्ट। सेकंड जो मेजर यूज होती है, ये वाली जूल्स वाली तब ज्यादातर यूज होती है जब एनर्जी की हम कोई बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी आपके पास जो यूज होती है, R इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर
पर मोल केल्विन, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर किसमें है बेटा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, चैट बॉक्स में डालो। प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किसमें है? लीटर्स में। कैलोरीज में भी होती है एक, कितनी होती है बताओ? बताओ बेटा। 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, और कुछ वॉल्यूम्स की कन्वर्जन्स देख लो। मेरे को बताओ 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1000 मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके इक्वल है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। किसी में दे रखा हो, मान लीजिए आपको प्रेशर तो दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम दे दिया सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये चीज याद होनी चाहिए। और दूसरा, प्रेशर का मैंने सॉलिड्स का जब चैप्टर कराया था तब भी बताया था, प्रेशर के लिए हमेशा ये याद रखो, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 760 mm of Hg, and this is equal to 760 torr। ठीक है, 760 mm Hg है ये, सेंटीमीटर में होता तो 76 आ जाता। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? ये चीज ये याद होना चाहिए, प्रेशर कन्वर्जन कुछ भी आपको दे रखा हो आप कन्वर्ट कर सकते हो। मेजर आप कोशिश कीजिए ये वाले यूज करने की, इसके हिसाब से चेंज कर लिया करो। ठीक है, ये जब एनर्जी वगैरह की बात है, मोस्टली कई बार क्वेश्चन में ही गिवन होता, नहीं गिवन होता, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, चले भाई। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल वीपी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक एडिशनल लॉ है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एडिशनल लॉ इसको फॉलो कर रही है। जो आपको पता है मेजर लॉज वो तो है ही है, इसको भी फॉलो कर रही है, ये बोल रही है। तो गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी, इनिशियली टी टेम्परेचर और उसका वी वॉल्यूम है। अगर उसका वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, what will be the temperature of gas when it expands to a volume 2V? अगर उसकी वॉल्यूम को डबल कर दें तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इसको यूज करते हुए आपको बताना है। आपको एक मेजर इक्वेशन पता है, PV इक्वल्स टू nRT, ये तो फॉलो करती है आइडियल गैस, ये तो पता है आपको, पर ये बोल रहे कि ये भी फॉलो कर रही है। आपको रिलेशनशिप क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर में चाहिए मुझे, तो कैसे ना कैसे मैं प्रेशर को एलिमिनेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसको यूज करेंगे और इसमें पुट करेंगे। या तो आप निकाल के पुट कर लो पी का डायरेक्ट, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, वी पी इंटू पी कर लो, पी लिख लो, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वीपी यानी पीवी किसके इक्वल है? एनआरटी, और पी को आप क्या लिख सकते हो? एनआरटी बाई वी, आपकी मर्जी है कैसे ही पुट करो, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आइडियल गैस, अभी ये एक आइडियल गैस आपने ली है एक एक्सपेरिमेंट में, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फिक्स ले रखे हैं, मास उसका ले रखा है। ठीक है, आर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ जो वेरी कर रहा है वो टी स्क्वायर और वी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने वो कांस्टेंट्स को मर्ज कर दिया उस तरफ। इसको आप कैसे लिख सकते हो? T1 स्क्वायर बाय में V1, दिस इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय में V2। बताओ जरा पुट करके, T1 और V1 क्या है? T और V। T2 आपको निकालना है, V2 कितना कर दिया इन्होंने? 2V। आंसर बताइए मुझे। Ma'am, option C. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो लॉज को इस्तेमाल करके इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको कोई फॉर्म दे दिया, कुछ चीज आपको एलिमिनेट करनी है, ठीक है, कोई आपको दो रिलेशनशिप निकालने हैं, तो क्या चीज एलिमिनेट करनी है, तो ये प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैम एक हाँ। डाउट पूछना, यस मैम। हाँ जी बेटा बोलो। एनआर कहाँ पर गया? एनआरटी में? ये कांस्टेंट है ना, ये इधर भी एक कांस्टेंट है, तो मैंने सारा ही वो कांस्टेंट एक तरफ ले लिया। तो जो चीज वेरी कर रही है वो क्या है? टी स्क्वायर बाय वी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इधर मान लीजिए कि इसी कांस्टेंट में मैंने ऐड कर दिया और एक कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट है ना वैल्यू, तो आपने कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड कर दिया, मान लो 2 + 3 कर दिया,
5 हो गया, वो भी तो एक कांस्टेंट हो गया। यस मैम। ठीक है, चलिए मैम एक बार ये बता दो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आगे। अच्छा, T1 स्क्वायर, ये तो होगा T। T1 कितना है? T इनिशियली टेम्परेचर, T वॉल्यूम V है, T स्क्वायर बाई V। T2 आपको निकालना है, और V2 कितना है? 2V। V2 कितना कर दिया? 2V, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों? 2T स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू √2T। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, नीट में भी आया हुआ है, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, ये काइनेटिक में बहुत तरीके के एक्सप्रेशंस बन सकते होते हैं। मेजर एक्सप्रेशंस आपको पता है तो बाकी आप डिराइव कर सकते हो। जैसे आपको पता क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पता है, ऐसा सा ही कुछ लग रहा है ना ये। तो एन को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं बेटा? गिवन मास ऑफ अ आइडियल गैस। ठीक है, तो मास m है उस गैस का, वॉल्यूम छोड़िए अभी, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास ऑफ गैस बाय में मोलर मास इनटू आरटी, दिस इज इक्वल टू पीवी। तो m तो समझ में आ गया क्या है? मोलर मास। अभी रो देखना है क्या चीज है, क्या वो नंबर डेंसिटी है, क्या वो मास डेंसिटी है। तो यहां से v को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? m, स्मॉल m इधर ऊपर, इधर v आर टी। तो क्या m बाय v, मास ऑफ अ गैस और वॉल्यूम ऑफ अ गैस को डिवाइड करोगे तो डेंसिटी ऑफ गैस आ जाएगा। Yes, ma'am. ये क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू रो आर टी बाई में m। तो रो आपके पास है मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और m क्या है? मोलर मास। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सी। C, ma'am. Yes, ma'am. आगे मैम चलते हैं। एक नंबर डेंसिटी भी तो होती है। हाँ, नंबर डेंसिटी होती है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम अगर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस n को क्या लिख दूं? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो ना? बताओ, नंबर Yes, ऑफ ma'am. मोल्स को गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर m की जगह na कर दूं तो ये हो गया एवोगैड्रो नंबर, और ये वॉल्यूम जब आएगा n के नीचे तो ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा नंबर डेंसिटी। ठीक है, यस चले मैम। आगे। देखो यही क्वेश्चन, यही एक्सप्रेशन पे 2020 में नीट सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एक सिलेंडर है, हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर, ठीक है, प्रेशर कितना है? 249 किलो पास्कल, तो पास्कल में लिख लेते हैं 249 इंटू में 10⁻³ पास्कल। ठीक है, टेम्परेचर आपको किस में लेना होता है? सारी देखो ऐसा यूनिट्स में यूज करना है हमको। आर भी आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन है, तो केल्विन में ही कर लेते हैं। टेम्परेचर को कोशिश करें केल्विन में ही लेने की। ठीक है, तो 27 प्लस में 273 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 300। और आर आपको गिवन है, क्या बच गया? क्या एक्सप्रेशन था? P इज इक्वल टू रो बाई एम आर टी। आपको डेंसिटी निकालना है इस क्वेश्चन में, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? PM बाई में आर टी। आर हो गया, टी हो गया, पी हो गया, एम बताओ कितना होगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा? 18। 80। 18 2 ग्राम बेटा। एक H का कितना होता है? 1। 2 H का 2। मोलर मास क्या होता है? ये जो आपके पास 1 ग्राम है, ये 1 मोल का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो Yes, जाएगा? ma'am. इसको आप किलोग्राम में कर लोगे, 2 इंटू में 10⁻³ kg। पुट करिए और आंसर निकाल के बताइए मुझे। हाँ जी, लकी, शाहिरा, वाकिया, बताओ बेटा। Ma'am, 0.2. Option A. यस, किसने बताया है? वाकिया? Ma'am, Khushi. खुशी। Ma'am, Khushi. आपकी पहली क्लास है बेटा ये? Yes, ma'am. कहाँ थे बेटा आप अब तक? मैम वो इंस्टीट्यूट के से ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेटर से करा है? बताओ जरा निखिल को, कैलकुलेशन अच्छी है खुशी की। मैम आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। आप मेंटली कर लेते हो इतना फास्ट? नो मैम, कॉपी रखी है ना साथ में। अच्छा,
ठीक है, मुझे लगा कि बिल्कुल आइंस्टाइन ही आ गया है हमारे बीच में। ठीक है ठीक है, देखो खाना खाते हुए तो क्लास ले रहे हैं, No, फिर मैं ma'am. क्वेश्चन करा रही हूँ, कौन निकालेगा आंसर? गलत बात है, खाना पहले या बाद में। वेरी गुड खुशी। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। फॉर व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस पीवी बाई टी विल बी सेम एज पीवी बाई टी फॉर 10⁻³ kg ऑफ O2 गैस? क्या क्वेश्चन है? ये बोल रहा है एक ऑक्सीजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, कि हाइड्रोजन का मैं कितना मास लूं कि इसका जो पीवी बाई टी है, इसका मास आपको निकालना है कि इसका पीवी बाई टी ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल हो जाए पीवी बाई टी ऑफ ऑक्सीजन गैस के। अभी आपको पता है कि पीवी होता कितना है, nRT, ठीक है? तो पीवी बाई टी ऑफ हाइड्रोजन लिख लो, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस R इंटू में टी, सॉरी टी तो आप इधर ही ले गए, कितना हो जाएगा पीवी बाई टी ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इक्वल टू N ऑफ हाइड्रोजन गैस और R। ऐसे ही आप लिख सकते हो पीवी बाई टी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इंटू में R। तो ये जो चीज है ये इक्वल होनी चाहिए, बोल रहे हैं कि पीवी बाई टी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू पीवी बाई टी ऑफ हाइड्रोजन, तो इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा N ऑफ H2 R, दिस इज इक्वल टू N ऑफ O2 R, R से R चला गया। निकालना क्या है कि कितना H2 का आपको मास लेना है, ये नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन का मास गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास बाय में मोलर मास। तो O2 के लिए तो मास कितना है 10⁻³ ठीक है, ये केजी में हो गया। और O2 के लिए मोलर मास कितना होएगा बेटा, N क्या है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होएगा O2 के लिए 16। 32 32 ग्राम्स में ले रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया O2 के लिए मोलर मास बताओ कितना होगा, 2 ग्राम, राइट। और ये निकालना है आपको कि कितना मास में H2 के लिए ना, हाँ जी, O2 के लिए नहीं, H2 के लिए ना। हाँ हाँ मैंने O2 बोला क्या, यस H2 मैम। के लिए, H2 के लिए, ये H2 के लिए, ये O2 के लिए, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने ग्राम को किलोग्राम में नहीं किया कि ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे 2 1 जा 16 जा, 16 ठीक है। तो 1/16 इंटू 10⁻³ निकाल लेना एग्जैक्ट केजी, ठीक है। 1/16 आएगा बेटा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं, रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। देखो हमने आइडियल गैस के केस में दो चीजें, जो मेजर अजम्पशन क्या थी हमारे पास, क्या कंसिडर की थी, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, नेग्लिजिबल है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। दूसरा कौन सी कही थी कि वो पॉइंट मास है, इतने छोटे हैं कि उनका डायमेंशन नहीं है, उनका वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 0 है, 0 ही है, नेग्लेक्ट ही कर देता है वो। लेकिन एक रियल गैस में दोनों चीजें आप नेग्लेक्ट नहीं करते, तो इस इक्वेशन में करेक्शन करना पड़ता है। करेक्ट होने के बाद जो इक्वेशन आती है वो ये है, P + AN²/V² इंटू में V - NB इक्वल्स टू nRT। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। A और B जो है बेटा ये है कांस्टेंट फॉर एवरी गैस, मतलब हर एक के लिए अलग अलग है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड है। N नंबर ऑफ मोल्स है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर ऑफ द गैस है। तो हो सकता है इस एक्सप्रेशन में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ज्यादा डीप तो नहीं जाएंगे। ये वॉल्यूम वाला फैक्टर क्यों आया, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है रियल गैस के केस में आप नेग्लेक्ट नहीं करते, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और प्रेशर वाला क्यों आ रहा है ये करेक्शन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने वहां नेग्लेक्ट किया था, वो यहाँ हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया सबको? मैम एक चीज पूछनी थी। बोलो बेटा। मैम अगर मास यूनिफाइड में दे रखा है तो उसे किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किस में दे रखा है यूनिफाइड। यूनिफाइड, क्या चीज है? मैम एक क्वेश्चन में था 32U दे रखा था ऑक्सीजन का मास, तो उसे केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा एटॉमिक मास यूनिट होता है ना बेटा, AMU होगा।
ठीक है, वो यू में लिख देते हैं, ठीक है, वो ग्राम्स में ही होता है, उसको किलोग्राम में कर लो आप 10⁻³ से करके। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब करते हैं पोस्टुलेट्स, ये समझने की चीज है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन दीज फॉलोइंग असम्पशन, बहुत आसान है, बहुत सारी तो मैंने अभी आपको लेक्चर के दौरान ही बता दी है। तो वो पहली तो बहुत ही सिंपल है कि एक गैस में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, टाइनी, आइडेंटिकल, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इलास्टिक है। इनको हम इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ जितने भी कोलिजन हो रहे हैं आपस में भी और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो सारे इलास्टिक कोलिजन है, अजम्पशन है ये। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में बेटा क्या क्या कंजर्व होता है बताओ पहले। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लेते ही नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी आती है। समझ में आया? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। सेकंड पोस्टुलेट पे आ जाओ। देखो हाँ, एक बात और याद रखिए, O2 है, H2 है, N2 है, तो O2 के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ मास, शेप, साइज। ठीक है, N2 के सारे आइडेंटिकल हैं, मास, शेप, साइज सभी में, अलग अलग गैसेस के अलग अलग, लेकिन आपस में सारे एक जैसे। समझ में आ गया पोस्टुलेट फर्स्ट? हाँ जी पाकिया। यस मैम। सेकंड पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या कि इनका जो वॉल्यूम है, ये आइडियल गैस के लिए ना सारे, ये वाला तो मेजरली आइडियल गैस पे ही लगता है। दो ऐसे पोस्टुलेट हैं जो आइडियल पे ही लगेंगे, बाकी आइडियल और रियल दोनों पे लग जाएंगे। तो ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि हम उनको पॉइंट मास मान रहे हैं। ठीक है, और उनका कोई डायमेंशन नहीं है, तो उनका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दिया। तो पूरी गैस के कंपैरिजन में अगर सारे मॉलिक्यूल्स का आप वॉल्यूम देखोगे तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी, यस मैम। पे आ जाओ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। ये तो आप समझ भी सकते हो, बहुत सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, कोई किधर मूव कर रहा है, किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है। ये मान लो V2 है, ये V1 है, ये V3 है। ठीक है, अलग अलग स्पीड है, स्पीड हो सकती है 0 से इनफाइनाइट, ऑलराइट, और कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो मैक्सवेल जो है एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनाया। तो उन्होंने क्या करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्पीड में कर्व प्लॉट किया। ठीक है, मान लीजिए इस कमरे में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है 500 मॉलिक्यूल्स की एक जैसी स्पीड है, बाकी 20 की एक है, 10 की एक है, ठीक है, 30 की एक है। तो ऐसे करके उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्पीड में कर्व बनाया, अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग कर्व आएगा। मान लो T1 टेम्परेचर पे आप चेक कर रहे हो, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी स्पीड है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड है, और इतनों के पास इतनी है। क्लियर हो गया सबको? इसका यूज जो है हम नेक्स्ट जो आपकी क्लास होएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे, वहां है। तो अभी इसको बस इतना ही समझो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगला पोस्टुलेट पे चलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। गैस के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और वो किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक तो आप समझते हो जो ग्रेविटी की वजह से है, एक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दोनों ही नहीं है। ग्रेविटी का इफेक्ट भी नेग्लेक्टेड है, ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। क्यों क्यों नेग्लेक्टेड है बेटा? यस बेटा, आइडियल गैसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होती है, और कोई भी एनर्जी नहीं होती आइडियल के केस में स्पेसिफिकली। मैम इनका मास बहुत ज्यादा कम होता है। यस, मास बहुत ज्यादा कम है, तो इनका जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो उन मासेस पे नहीं लगेगा। और दूसरा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अलग अलग गैसेस ले लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड कर रहा, प्रेशर पे नहीं कर रहा, वॉल्यूम पे नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉस्टुलेट? Yes, ma'am. निकालूंगी मैं अभी, आपको मैम। निकाल के दिखाऊंगी ये वाली चीज। तो आगे चलते हैं। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये तो समझ में आता है कि आपस में वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस बम्बार्डमेंट हो रहा है जो वॉल्स के ऊपर, उसकी वजह से प्रेशर ऑफ गैस आया, और ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। जितने ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रेशर ऑफ गैस। और एक दो छोटे मोटे हैं, जैसे कि सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करे वो स्ट्रेट लाइन में करता है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल इसको आके टकरा रहा है, फिर ये आगे जाके इसको टकरा रहा है, तो ये जो डिस्टेंसेस है स्ट्रेट लाइन में होता है, ऐसे नहीं होता कि ऐसे जिगजैग करके और फिर ऐसे आएगा। समझ में आया सबको? और लास्ट है आपके पास, द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। जब वो कोलाइड कर रहे हैं बच्चों, तो उस टाइम जो वो आपके पास टाइम लग रहा है, जो कोलिजन का जो टाइम है, और यहां से यहां सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है, कोलिजन वाला बहुत छोटा होता है। इसलिए उस क्षण के लिए, हाँ जी, तो कुछ टाइम के लिए होता है हाँ दोबारा बोलो। मैम, कुछ टाइम के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, इंस्टेंटली, एकदम क्लिक करके, जैसे एकदम टच हो गया, लेकिन वहां जाने में टाइम लगा और एकदम से हट गया, जाने में टाइम लगा एकदम से हट गया। ठीक है, समझ में आया इंस्टेंटेनियस का? मेजरली Yes, सारे ma'am. पॉस्टुलेट कवर करती है। मे भी एक दो आपके बुक्स में एक्स्ट्रा दे रखी हूँ, आप गो थ्रू हो जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, मोस्टली कवर्ड है। तो जो दो मेजर है आइडियल गैस पे जो लग रहे हैं, कौन कौन से? एक तो ये वाला, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, ये वाला, और एक ये वाला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आइडियल पे लगेंगे, और बाकी आपके पास आइडियल और रियल पे लग जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, क्या लगता है आपको? वाटर फ्रीज हो जाएगा, या लिक्विड हीलियम फ्रीज हो जाएगा, या मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट? पोल क्वेश्चन है ये, बताओ जरा। मैम डी। नहीं, डी इज नॉट द राइट आंसर। बताओ बच्चों। सी। सी, यस, सी इज द राइट आंसर। एब्सोल्यूट जीरो बेटा क्या है? 0 केल्विन। मिनिमम पॉसिबल भी नहीं है, हाइपोथेटिकल है ये, अभी तक ऐसा टेम्परेचर अटेन नहीं किया गया है। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर थ्योरेटिकली। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यस, नॉट केल्विन। वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो -273 पे फ्रीज होगा या नहीं होगा? फ्रीज है, लेकिन आपके पास अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप चेक करोगे तो वो मॉलिक्यूल्स अभी भी मोशन में होते हैं, कुछ ना कुछ मोशन है। एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर है वहां जहां जाके सब मोशन सीज हो गए, बंद हो गए, स्टॉप हो गए। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी हम पढ़ते हैं आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। अब मैं जो एक्सप्रेशंस आपको बताऊंगी सारे न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात, मान लो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये V1 स्पीड से चल रहा है, ये V2 स्पीड से चल रहा है, ये V3 से, अभी हमने पढ़ा ना 0 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, अप टू Vn ले लो। तो इनका स्क्वायर अगर मैं करूं, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू सोन अप टू Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसका स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूं, दिस इज इक्वल टू VRMS। इसको बोलते हैं रूट मीन स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यहां स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, राइट? तो क्या बच जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू सोन अप टू Vn स्क्वायर बाय में n, दिस इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर। ये यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये होता है रूट मीन स्पीड ऑफ अ गैस। अभी जो एक्सप्रेशन मैम हाँ जी, इसके लिए यूज होता है। रूट मीन स्पीड लेते हैं बेटा हम गैसेस के केस में।
क्योंकि गैसेस के केस में जो आपके पास स्पीड है, मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनका स्पीड भी अलग अलग रहता है, तो हम लोग वहां पे एक मीन स्पीड लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएशन है। क्लियर हो गया? Yes, समझ में ma'am. आया? अभी देखो हम निकालेंगे ये चीज, आपको पता लगेगा क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम छोटा सा एक्सप्रेशन बना देंगे, ठीक है। तो देखो, प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यही पोस्टुलेट कह रहा था, आइडियल गैस के लिए ही बात करें हम लोग, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से है? ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, वहां से आप गो थ्रू होगे, कोई दिक्कत आई नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछोगे आफ्टर क्लास। क्लियर है? अभी मैं चल रही हूँ न्यूमेरिकल्स को देखते हुए, मुश्किल नहीं है, वो आसान ही है, उसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, फिर फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये दो तीन चीजें निकाल के पुट करना और कुछ नहीं है। तो एक बार गो थ्रू हो जाना, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। ऑफिशियल नंबर पे भी आप पूछ सकते हो, वहां बता दूंगी, नहीं तो मैं क्लास के बाद बता दूंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, प्रेशर ऑफ अ गैस इनटू में वॉल्यूम ऑफ अ गैस, दिस इज इक्वल टू 1/3 mN/V/RMS का होल स्क्वायर। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो मैम। 10 मिनट और बढ़ा दूं? 2 न्यूमेरिकल्स भी है इसके बाद, अच्छे अच्छे हैं, एक आपको होमवर्क दे देंगे, एक आपको करा दूंगी मैं। हाँ जी लकी, मैं बता दूंगी। अच्छा अभी तो दिया ही मैंने आपको, डेरिवेशन दिया कहाँ है आपको? नोट्स थोड़ी आए हैं, तो नींद कैसे हो रही? डेरिवेशन नहीं करा रही मैं, इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है। तो पीवी इक्वल्स मेजरली देखो, आपके पास नीट का पेपर आप दे रहे हो तो आपको एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक्सप्रेशन समझो सबसे पहले क्या क्या है। डेरिवेशन इज थ्योरेटिकल पार्ट, वो आप देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगी आपको। क्लास के बाद मैं डराइव भी करा दूंगी अगर ऐसे कोई दिक्कत आएगी तो आपको, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mN/V/RMS स्क्वायर। यहाँ पे m क्या, ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। और V/RMS अभी हमने पढ़ा, रूट मीन स्पीड। क्लियर है सबको ये चीज? एक्सप्रेशन समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 1/3 mN/V/RMS स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आप काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, अभी इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, V1 से Vn तक, और सॉरी 1 से n तक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ ऑफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू हाफ ऑफ m Vn स्क्वायर। सब में मास सेम है क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन आ जाएगा 1/2 m V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू Vn स्क्वायर। मुझे बनाना है V/RMS, तो V/RMS बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? V/RMS का स्क्वायर इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर। तो मेरे पास ये चीज तो है जो ऊपर है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं है, तो n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? V/RMS। ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ mN/V/RMS स्क्वायर। देखो कितनी सारी स्पीड थी, 1 से n, मे बी 1000 है, मे बी लाख है, मुझे नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको हम लोगों ने कैसे लिख लिया? V/RMS का होल स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ mN/V/RMS स्क्वायर हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लो, तो ये आएगा PV बाय में काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 1/3 mN/V/RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, इधर आ जाएगा 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इधर 1 आएगा, इनटू में mN/V/RMS स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना कैसे किया है? डिवाइड कर दिया बस, 1/3 बाय 1/2 है तो 2/3 हो जाएगा,
और ये चीज कट जाएगी। तो पीवी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशनशिप आ गया। क्या? काइनेटिक एनर्जी आ गया आपके पास 2/3, काइनेटिक एनर्जी आएगा आपके पास 3/2, 3/2 पीवी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पूरी गैस की बात करूं, पूरी गैस ऑफ गैस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/2 पीवी। एक तो ये याद होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे अभी आपने निकाला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया 3/2 पीवी। पीवी मुझे कुछ देखा पीवी से मेरे दिमाग में सीधा आती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो एन को 1 ले लो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आपके पास पीवी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आरटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना हो जाएगा? 3/2 आरटी। एक आप ये याद रखोगे, 1 मोल के लिए कितनी है, एन मोल्स के लिए आपको मैं बोलूं तो निकाल लोगे 3/2 एनआरटी। क्लियर है ये चीज सबको? हेलो एवरीबॉडी। यस मैम। ठीक है, तो ये 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर 1 मॉलिक्यूल का पूछूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, इसको डिवाइड कर दे 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो 3/2 आरटी और नीचे आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। तो R/Na क्या होता है? केबी। केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बताओ वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, 1.38 यही होती है आई थिंक। Yes, ma'am. हाँ जी, जूल पर केल्विन। सबको क्लियर हो गई ये चीज? ऑल राइट। आपकी बुक्स में इसको एक और नाम से दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। क्योंकि आइडियल गैस के केस में रोटेशनल जो पार्ट है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो नहीं ले रहे हम। क्यों नहीं ले रहे बताओ? क्योंकि हम लोग इसका डायमेंशन, जो मॉलिक्यूल्स का डायमेंशन है, वो बहुत छोटा मानते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होता है आपके पास mr²। आर बहुत छोटा हो गया, डायमेंशन क्या है? नेग्लिजिबल, 0। तो सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशन लिखते हैं। और एवरेज हो गया, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा होता है। एवरेज है 1 मॉलिक्यूल का आप निकाल रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको ये चीज? अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 kT। अभी देख लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे कर रहा है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डिफरेंट गैसेस ले लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। इसके अलावा जो कुछ एक्सप्रेशन है डेंसिटी की फॉर्म में है, ठीक है, वो मैंने आपको उसमें लिख रखे हैं नोट्स में। कुछ नहीं है, बस मास पर यूनिट वॉल्यूम बनाना है, वो आप वहां से चेक करोगे। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास एक टॉपिक भी है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर का एक लॉ है, पता है सबको? अगर बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दूं जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती, अगर मैं बहुत सारी गैसेस को अगर मिक्स कर दूं तो जो टोटल प्रेशर बनता है आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपके पास प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस हो गया। ठीक है, तो प्रेशर आपके पास होता है PV इक्वल्स टू nRT, यही होता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? n की जगह अभी मान लो फर्स्ट पहला हो जाएगा जैसे PV इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू N1RT। सारी गैसेस को मिक्स किया है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम उसका V है।
ठीक है, तो आपके पास अलग अलग आप निकालोगे N1 N2 N3 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, टोटल प्रेशर N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन इनटू RT बाय में टोटल वॉल्यूम V। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया Yes, ma'am. सबको? ठीक है, अभी यहाँ पे आपको यही चीज निकालनी है, द वॉल्यूम V ऑफ एन एनक्लोजर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, तो जिसमें ऑक्सीजन है 16 ग्राम, नाइट्रोजन 28 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम। तो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है T इस पूरी गैस का, और कंसिडर R एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस कितना होगा। तो यही निकालना है, N1 N2 N3 निकालना है बेसिकली आपको, और यहाँ पुट कर देना है। N1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 16 ग्राम बाय में मोलर मास 32 32, ये हो गया N1। N2 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितने नंबर ऑफ मोल्स है 28 बाय में 28 N3 निकालो जरा, 44 बाय में 44 44। तो ये जब आप पुट करेंगे वैल्यू N1 N2 N3 की, तो एक्सप्रेशन आएगा कोई ABCD, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे, फाइंड कैपिटल P, बस पुट करना है और मुझे अगले क्लास में बताना है। वैसे निकल भी गया होगा, MC. यस, C इज द राइट आंसर। यस मैम सी आ गया आंसर 1/2 + 1 + 1, तो 1/2 + 2 5, एलसीएम लोगे 2, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 5/2। 5/2 ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes,